नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। विकास का जो हमारा अगला लेक्चर है, विकास चैप्टर का, जो कि क्लास 10 का हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके मैं आपके सामने फिर दोबारा से हाजिर हो गया हूँ। देखिएगा, कल वाले वीडियो में हमने बात की थी कि विकास को कैसे मेज़र किया जाता है, क्या उसके लिए जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो मायने रखती है या नहीं रखती है, या विकास को अगर आपको सही से मापना है तो आपको किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। हमने एक टैली पढ़ी थी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप पिछले वीडियो पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और उस वीडियो को आप ज़रूर देख के आइएगा, तो चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगी। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि हमको जो है कुछ बेसिक इम्यूनिटीज़ को भी देखना होता है, जैसे साक्षरता दर देखनी होती है, शिशु मृत्यु दर देखनी होती है, और क्या देखना होता है हमको हमको क्या देखना होता है? हमको देखना होता है कि सब कितने बच्चे देश के जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं। 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमने कल गौर किया था। फिर हमने ये भी बताया था कि केरल को विकसित क्यों कंसीडर किया जाता है और सब बिहार को जो है विकसित क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है। इस चीज़ पे हमने कल वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज वाला वीडियो ये होने जा रहा है कि आज वाले वीडियो में हम मानव विकास सूचकांक के बारे में जानेंगे और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और अगर किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो अच्छा है तो वहाँ का क्या मतलब होगा, या अगर आपको अपने देश का मानव विकास सूचकांक का जो अंक है उसको बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा। तो इसके लिए बेसिक कड़ी से बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। देखो, पैसा होना एक अलग बात होती है। हमने ये देखा भी था कि हरियाणा के लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे साथ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, साक्षरता दर अच्छी नहीं थी। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई थी कि विकास के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। जो ये सरकार ये कहती है कि हमने साहब आपकी इनकम बढ़ा दी भाई। अच्छा, हमको एक बात बता, जैसे बार बार सरकार ये सगुफा छोड़ती है कि साहब हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप साहब उनकी आय मत दुगनी करिए, आप उनके लिए सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ा दीजिए, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दीजिए, उनके लिए सिंचाई का पानी की व्यवस्था कर दीजिए ताकि उन पर ज़्यादा खर्चा ना आए, और उनको सस्ती बीज और खाद दे दीजिए। देखते हैं विकास कैसे नहीं होता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का एक अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए पहले हम सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जानेंगे, फिर उससे देखेंगे कि कैसे जो है विकास इम्पैक्ट होता है। तो देखिएगा, पहले तो एक बात ये आपको जाननी है कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि वो दौर आ गया है। वो दौर क्या आ गया है कि भाई आजकल ये कहा जाता है कि लोग पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ये भी जो है बिल्कुल सत्य बात नहीं है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप एक बात आप बताइए कि क्या आप पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं? नहीं खरीद पाएंगे। खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्या आप मान लीजिए आपके देश में भयंकर संक्रामक बीमारी स्टार्ट हो गई है, क्या आप पैसे से अपनी संक्रामक बीमारी से दूर हो जाएंगे? अभी कोविड आया था तो आपने देखा होगा, क्या अमीर क्या गरीब, काम नहीं चला था। उसके लिए जब हम सब लोग एकजुट हुए थे, मतलब पूरा समुदाय विशेष जो है वो इकट्ठा हो गया था, सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर उसके अगेंस्ट खड़े हुए, तब जाके हमने कोविड से निजात पाई। तो मतलब ये साफ हो जाता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का एकदम सामूहिक विकास चाहिए तो उसके लिए सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। तो सब जब सार्वजनिक सुविधाओं की बात करेंगे, तो अगर आपको विकास चाहिए किसी देश में तो देश में सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ भी जो है वो बड़े स्तर पर करना होगा, मतलब आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, तो आज हम पहले ये जानते हैं सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग? चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा भी न था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। याद रखे मुझे ये दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, याद रखे मुझे ये दुनिया तेरी तस्वीर के साथ, रंग ऐसे तेरी तस्वीर में भर जाऊंगा।
लाख रोकेंगे अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। लाख रोकेंगे अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। रास आई ना मुझे मोहब्बत वरना साकी, रास आई ना मुझे मोहब्बत वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। इसी शायरी के साथ जो है हम अपने टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है इस शायरी के लिए। चलिए देखिएगा, सार्वजनिक सुविधाओं की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अब अच्छा, सार्वजनिक सुविधाएं असल में होती क्या हैं? सार्वजनिक सुविधाएं बेमूलभूत सेवाएं जिनका कोई सरकार समाज के सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराती है। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस जो सरकार या कोई प्राधिकरण समाज के सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध करा दे, उसी को क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। और सार्वजनिक सुविधाएं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा जो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करती हैं, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि लाती हैं। उन्हीं सभी सेवाओं और उत्पादों को क्या कहा जाएगा? सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। जैसे पीने का स्वच्छ पानी, जैसे सार्वजनिक परिवहन से क्या होता है? आप अपनी गाड़ी से जाएंगे ज्यादा पैसा लगेगा, आप बस से जाएंगे कम पैसा लगेगा। स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा, सरकारी स्कूल क्या होगा? सस्ता इलाज होगा। और शिक्षा होनी चाहिए कैसी? सरकारी, कि स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी होने चाहिए। अगर हमने इन चीजों पे काम किया तो मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं? सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हैं। और किसी भी देश में विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिएगा, विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की उपयोगिता, आपका पैसा आपको प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं प्रदान कर सकता है, संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है जब तक संपूर्ण समुदाय का योगदान न हो। मैंने आपको बताया कि आपके पास जो पैसा है ना, वो आपको कभी भी प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो आपको कभी संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता है। आपका पैसा कुछ जगहों कुछ चीज़ों को खरीदने में आपकी मदद करेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन वो आपको नहीं मिल पाएंगी पैसे से। अब जब हमने इन सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जाना तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने केरल के बारे में क्या देखा था कि साहब केरल जो है ना, वहाँ की शिशु मृत्यु दर कम है। क्यों कम है? रीजन क्या रहा होगा भाई? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही शिशु मृत्यु दर कम होगी भाई। उसी देश में बिहार भी है, उसी देश में केरल भी है। केरल में बच्चों 1000 पे मरने वाले बच्चों की संख्या कम है, और बिहार में 1000 एक साल में जन्मे बच्चों की संख्या जो है, मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो हम इससे ये बात कह सकते हैं कि साहब वहाँ पे शिक्षा और कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर रही होगी। कहाँ पे? बिहार में। और केरल में अगर शिशु मृत्यु दर कम है तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई केरल के लोग जो है वो अच्छे शिक्षित हैं, और साहब वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतरीन है। जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध है उन राज्यों में स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर अच्छा होता है। एक बात और आपको याद रखनी है कि एक होता है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोला जाता है, जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध होती है ना, जिन राज्यों में लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े होते हैं, उन राज्यों में कुछ चीजें जो हैं जीवन के लिए जो उपयोगी हैं वो सस्ते दाम पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अब जब वो उनको चीजें सस्ते दाम पर, जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं से गेहूं खरीदते हैं तो वो आपका 30 रुपए मिलता है, लेकिन सरकार ने क्या किया? आपके लिए अच्छे गेहूं की व्यवस्था करने के लिए उसने सरकारी राशन दुकानें खोल दी। उन्होंने कहा जाइए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। अरे मान लीजिए 2 नहीं 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। वैसे मिलता तो 2 रुपए और 3 रुपए, तो 10 रुपए मिलेगा तो आप वहां आसानी से खरीद सकते हैं। और जब आप आसानी से गेहूं खरीद सकते हैं तो आप उसको खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका पोषण स्तर सुधरेगा। तो जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उन राज्यों में हम ये बात कह सकते हैं कि सब इन राज्यों के लोगों का जो पोषण स्तर होगा ना वो अच्छा होगा। अब जरा पोषण स्तर के बारे में बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक वितरण प्रणाली से सार्वजनिक तमिलनाडु व सबसे कम पश्चिम बंगाल के ग्रामीण जुड़े हुए हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि आप हमको ये बात याद रखेंगे कि साहब जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के जो ग्रामीण क्षेत्र है, तमिलनाडु के जो कैसे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ पे? तमिलनाडु। और सबसे कम कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के, पश्चिम बंगाल के। तो जाहिर सी बात है जब इतने लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जिनको सस्ती कीमत में अनाज मिलता है, दूध मिलता है, चीनी मिलती है, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का जीवन स्तर जो है वो अन्य राज्यों के जीवन स्तर से अच्छा होगा, ग्रामीण किसानों की बात की जाए। अच्छा, ये बात जानने के लिए भाई पोषण स्तर अच्छा है या नहीं है, तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एक ऐप आता है BMI, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स।
क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। आपने देखा होगा कि ये सोचा होगा कि जैसे पहले वो कीपैड वाले चलते तो उसमें आया करता था बीएमआई कैलकुलेटर, एक तो कैलकुलेटर होता है और एक बीएमआई कैलकुलेटर। तो बीएमआई कैलकुलेटर जो होता है वो शरीर द्रव्यमान सूचकांक का होता है, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। कि इससे क्या पता चलता है, इसमें क्या होता है कि आप अपनी हाइट डालिए और आप अपना वेट डालिए और वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि भाई आप जो है अल्प पोषित हैं, सामान्य है, अतिभारित है। अतिभारित का मतलब ज्यादा पोषित है, मतलब एवरेज है, जितना होना चाहिए उतने हो या उससे कम हो, ये सब डेटा बता देता था वो आपके वेट और आपकी हाइट के आधार पर। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक की बात की जाए, किसी व्यक्ति के पोषण स्तर को पता करने के लिए एक तरीका है, कुछ नहीं, बस एक क्या है, तरीका है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पोषण स्तर को जानना है तो हम उसका क्या निकाल लें, बीएमआई कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा। और इसके लिए सब तीन मानक हैं कि अगर आपका जो बीएमआई सूचकांक जो है वो 18.5 से कम आता है, इसका मतलब आप अल्प पोषित हैं, आपको अभी पोषण की जरूरत है, आपको अच्छे भोजन की जरूरत है। अगर 18.6 से लेकर 24.9 के बीच आता है तो आप सामान्य, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप एकदम बढ़िया है, फिट है। और अगर आप 25 से अधिक आपका सूचकांक आता है तो आप अतिभारित हैं, आप हैवी वेट हैं, आपको थोड़ा अपने शरीर पे काम करने की जरूरत है। क्यों? अगर आप अपने शरीर पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, मतलब आप कम समय तक जीवित रहेंगे, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होकर जो है आप एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो फॉर्मूला बीएमआई का देखेंगे तो बीएमआई इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार किसमें, केजी में। आपका वेट जो होना चाहिए वो केजी में होना चाहिए, बटे में क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई मीटर में। आपकी जो भी लंबाई हो, जैसे मान लीजिए मेरा वेट 72 केजी है और साहब मेरा जो हाइट है वो 171 है, तो 171 से हम स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर निकल के आएगा वो मेरे शरीर द्रव्यमान सूचकांक को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, किसी व्यक्ति के वित्तीय एवं गैर वित्तीय पक्ष को शामिल करते हुए विकल्पों में विस्तार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं आदि में वृद्धि की प्रक्रिया मानव विकास कहलाती है। भाई मानव विकास किसे कहेंगे कि मेरे वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों के दोनों पक्षों को शामिल किया जाएगा। गैर वित्तीय का मतलब जिसमें पैसा ना लगे वो पक्ष, और जिनसे पैसा लगे वो पक्ष, दोनों को शामिल करके ये देखा जाए कि क्या इस व्यक्ति के जीवन स्तर में कोई उन्नयन वृद्धि हुई, इसके शिक्षा में कोई सुधार आया, इसके स्वास्थ्य में कोई सुधार आया। इन चीजों को ही मिश्रित रूप से हम क्या बोल देते हैं, मानव विकास बोल देते हैं। भाई आप कैसे कहेंगे कि मानव का विकास हुआ, आप यही देखेंगे ना कि साहब इनकी शिक्षा में कोई विकास हुआ है, इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है। अगर इनके शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है या जीवन प्रत्याशा में कोई सुधार हुआ है तो हम ये कहेंगे साहब इस मानव का क्या हो गया, विकास हो गया। तो ये मैंने मानव विकास की डेफिनेशन बताई है। अभी तक जो ये डेफिनेशन लिखी है आप नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार करते रहिएगा, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए देखिएगा, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की बात की जाती है तो ये एक रिपोर्ट है, और ये कौन प्रस्तुत करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, मानव विकास सूचकांक की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी कब, 1990 में। ये बात आपको याद रखनी है कि आपसे कोई पूछे मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, यूएनडीपी। और इसने पहली बार कब प्रकाशित की थी, 1990 में। इसको नापने के कितने मापदंड हैं, 3। कौन कौन, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। देखो जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि अगर किसी भी देश में लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो लोगों का जो एक एवरेज टाइम पीरियड होता है कि भाई इस देश में लोग जो है एवरेजन इतने समय तक जीवित रहते हैं, तो उस देश को उस औसत मान को ही उस देश की क्या कहा जाता है, जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। किसी देश में अगर ज्यादा से ज्यादा बूढ़े लोग हैं, मतलब लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो देश कैसा है, विकसित है। साक्षरता अगर बहुत अच्छी है तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये देश जो है वो उन्नति कर रहा है। और लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय वास्तव में बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपकी ऐसे ही कागजों में बढ़ रही है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि यूएनडीपी कितने देशों को सम्मिलित करता है इस सूची को बनाने के लिए। तो यूएनडीपी जो है कुल मिला के 190 देशों की सूची बनाता है। और इस सूची में पहले स्थान पर 2023 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो पहले स्थान पर कौन था, नॉर्वे। और भारत का जो स्थान था वो 130वां था।
हमको क्या मतलब है बांग्लादेश से, हमको नहीं मतलब है पाकिस्तान से, हमको भारत से मतलब है। लेकिन एक और चीज याद रखेंगे कि यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे है आपका गोवा। ये बात याद रखनी है आपको, पहले नंबर पर गोवा है और दूसरे नंबर पर केरल है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि गोवा में साक्षरता दर भी अच्छी होगी और गोवा जो है वो शिक्षा लोगों, गोवा के लोगों के जीवन में शिक्षा का भी विकास हो रहा है। और केरल तो वैसे भी टॉप पे रहता है। तो इसलिए ये दो देश, दो स्टेट जो है वो उत्तर भारत में जो है वो टॉप पे है। और विश्व में टॉप पे कौन सा देश है आपका, नॉर्वे। और भारत में और भारत जो है वो 130वें स्थान पे है 2023 की मानव विकास सूचकांक के आधार पर। तो आज वाले वीडियो में हमने मानव विकास सूचकांक तक का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर कर लिया। उम्मीद है चीजें आपको बहुत आसानी से हमने बताई और चीजें समझ में भी आई होंगी, आई होप। अब बात आती है कि आपसे कुछ बात कही जाए, तो मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।